स्टाफ बेनिफिट फंड, जिसे छोटे में एसबीएफ कहते हैं। अब देखिए, भारतीय रेलवे कितना बड़ा संगठन है, लाखों कर्मचारी हैं इसमें। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े परिवार की देखभाल उनके वेतन के अलावा आखिर होती कैसे है। हमारे पास इस फंड से जुड़े जो सरकारी नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो हैं। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन नियमों को खंगालें, समझें कि ये फंड क्या चीज है, पैसा कहाँ से आता है इसमें, इसे चलाता कौन है, और सबसे जरूरी, रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है या क्या पड़ सकता है। ये सिर्फ नियम पढ़ना नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच को पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय रेलवे जैसे इतने बड़े संगठन में सिर्फ ट्रेनें चलाना ही सब कुछ नहीं है। अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना, उनकी भलाई, उनका वेलफेयर देखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये स्टाफ बेनिफिट फंड जो है, ये महज एक फंड नहीं है। ये एक तरह का प्रतीक है कि संगठन अपने लोगों की कितनी परवाह करता है। ये एक सिस्टम है वेलफेयर का। ये नहीं कि बस जब जरूरत पड़ी कुछ कर दिया, एक व्यवस्थित तरीका। हाँ, ये व्यवस्थित तरीका शब्द आपने सही पकड़ा। चलिए, तो इसी व्यवस्था को खोलते हैं परत दर परत। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। आखिर ये स्टाफ बेनिफिट फंड है क्या चीज? नियम क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ, तो नियम 801 है। वो साफ कहता है कि हर रेलवे जोन में या प्रोडक्शन यूनिट में एक स्टाफ बेनिफिट फंड होगा। ये स्थापित किया जाएगा। ये अनिवार्य है। ठीक है, मतलब इसका होना जरूरी है। पर इसका मकसद क्या है? मतलब क्यों है ये फंड? हाँ, तो नियम 803 इसका मकसद बिल्कुल साफ करता है। ये पैसा मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण यानी वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा। इसे आप तनख्वाह देने में या कह लीजिए पटरी ठीक करने में या सिग्नल सुधारने में नहीं लगा सकते। नहीं। इसका दायरा लेकिन काफी फैला हुआ है। सोचिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद, जैसे स्कॉलरशिप देना, कहीं लाइब्रेरी चलाना, फिर मनोरंजन और खेलकूद से जुड़ी चीजें, जैसे कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाना हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम। ओके। और मुश्किल वक्त में भी मदद। मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बाढ़ आ जाए या किसी कर्मचारी का दुखद निधन हो जाए, तो फौरन जो राहत पहुंचानी होती है वो इससे हो सकती है। जी। स्वास्थ्य से जुड़ी मदद भी है, दवाइयों का इंतजाम या जो रेलवे के रेस्ट हाउस होते हैं उनका रख रखाव, महिला कर्मचारियों के लिए खास कार्यक्रम चलाना, कैंटीन की सुविधा सुधारना और जो स्टाफ क्लब वगैरह होते हैं उनको चलाने में मदद करना, ये सब इसके दायरे में आता है। तो आप देखेंगे ये कर्मचारियों के जीवन के बहुत सारे पहलुओं को छूने की कोशिश करता है। वाकई इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। ये सुनकर तो किसी के भी मन में आएगा कि भाई, इतने सारे कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या ये कर्मचारियों की सैलरी से कटता है? नहीं नहीं, ये कर्मचारियों की सैलरी से नहीं कटता। नियमों के हिसाब से इसके लिए पैसे आने के कई रास्ते हैं। सबसे बड़ा जरिया जो है वो है रेलवे प्रशासन की तरफ से मिलने वाला सालाना अनुदान, जिसे एनुअल ग्रांट कहते हैं। अच्छा, रेलवे खुद देता है पैसा? हाँ, मुख्य स्रोत वही है। इसके अलावा अगर रेलवे कोई खास कार्यक्रम करता है, जैसे कोई मेला लगाया या कोई प्रदर्शनी लगाई और उससे कुछ कमाई हुई, तो उसका मुनाफा भी इस फंड में जा सकता है। अगर कोई बाहर से दान देना चाहे, कोई व्यक्ति या संस्था, तो वो भी लिया जा सकता है। और हाँ, एक और चीज है, नियमों के तहत कर्मचारियों पर अगर कोई खास किस्म का जुर्माना लगता है तो वो रकम भी इसी फंड में जमा होती है। अच्छा, तो कई स्रोत हो गए। लेकिन आपने वो सालाना अनुदान की बात की जो सबसे बड़ा जरिया है, उसके बारे में कुछ और विस्तार से बताया गया है नियमों में कि वो कितना होता है, कैसे तय होता है? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर यह व्यवस्था थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। नियम बताते हैं कि ये जो मुख्य सालाना अनुदान है ये कैसे तय होता है। इसका हिसाब लगता है हर साल 1 अप्रैल को। रेलवे में जितने भी गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं उनकी स्वीकृत संख्या के आधार पर। ओ, एक मिनट, ये गैर राजपत्रित कर्मचारी और स्वीकृत संख्या, ये क्या है? क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ जरूर। देखिए, गैर राजपत्रित कर्मचारी यानी नॉन गेजेटेड स्टाफ मोटे तौर पर रेलवे के वो सारे कर्मचारी हैं जो अधिकारी रैंक से नीचे हैं। अब इसमें लाखों लोग आ जाते हैं, स्टेशन मास्टर, गार्ड, टीटीई, टेक्नीशियन, क्लर्क, गैंगमैन, ये सब। अच्छा, मतलब ज्यादातर कर्मचारी इसी में आ गए। बिल्कुल। और स्वीकृत संख्या यानी सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब है कि किसी खास डिवीजन या जोन में सरकार ने उस पद के लिए कितनी जगहें मंजूर की हैं। भले ही उस वक्त कुछ पद खाली हों, लेकिन गिनती मंजूर पदों की होगी। तो इन मंजूर पदों की संख्या के आधार पर अनुदान तय होता है, चाहे कर्मचारी परमानेंट हो या टेम्पररी। समझ गए। तो हर मंजूर पद के हिसाब से पैसा मिलता है। कितना मिलता है? जो अभी के नियम हैं
आरबीई 2022 के हिसाब से ये दर है 800 रुपए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष। 800 रुपए प्रति कर्मचारी हर साल। जी, और ये पैसा सीधे रेलवे के अपने रेवेन्यू से आता है। इसमें एक प्रक्रिया भी है। साल की शुरुआत में पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर एक अंदाजन रकम, जिसे प्रोविजनल ग्रांट कहते हैं, फंड में डाल देते हैं। फिर साल के दौरान जब कर्मचारियों की असली संख्या पता चलती है तो उस हिसाब से रकम को कम या ज्यादा किया जाता है, जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं। 800 रुपए प्रति कर्मचारी। भारतीय रेलवे में तो लाखों कर्मचारी हैं, उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती होगी हर साल। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी रकम होती है ये। और ये जो प्रति व्यक्ति अनुदान का मॉडल है ना, ये दिखाता है कि ये कोई एहसान नहीं है या जब मन किया तब दे दिया, ऐसा नहीं। ये रेलवे की एक सोची समझी नियमित कमिटमेंट है अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति। और ये बात भी गौर करने वाली है कि ये 800 रुपए की दर कोई लोकल लेवल पर तय नहीं होती। इससे सीधे रेलवे बोर्ड यानी रेलवे का जो टॉप मैनेजमेंट है वो तय करता है। तो ये इस फंड के महत्व को और बढ़ा देता है। कल्याण पर खर्च होना है, लेकिन अब सवाल ये कि इस पैसे को खर्च कैसे करना है, मतलब कौन सी गतिविधि पर कितना पैसा लगाना है, ये सब कौन तय करता है? कोई ना कोई तो तय करता होगा। बिल्कुल सही। इसके लिए बाकायदा कमिटियां बनाई जाती हैं। इन्हें कहते हैं स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी। नियम बताते हैं कि हर डिविजनल यानी मंडल लेवल पर एक ऐसी कमेटी होती है। अच्छा, तो ये कमेटी तय करती है। इस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? क्या इसमें सिर्फ बड़े अधिकारी ही होते हैं या कर्मचारियों का भी कोई रोल होता है इसमें? ये अच्छी बात है कि नियमों में यह पक्का किया गया है कि कमेटी में कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व हो। अगर हम डिवीजन लेवल की कमेटी की बात करें तो उसके अध्यक्ष होते हैं डिविजनल पर्सनल ऑफिसर यानी डीपीओ साहब। ओके। उनके साथ कुछ और अधिकारी भी होते हैं जिन्हें डीआरएम साहब यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर, जो डिवीजन के हेड होते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे की जो मान्यता प्राप्त यूनियनें होती है ना, हाँ, यूनियंस। उनमें से हर एक यूनियन के 2 प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं वो इसके सेक्रेटरी यानी सचिव होते हैं। और साथ ही जो AISC-NSTRA यानी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ है और AIOBC-RA यानी अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ है, उनसे भी एक एक प्रतिनिधि इसमें लिया जाता है। तो आप देख सकती हैं, कोशिश यह है कि इसमें अलग अलग वर्गों की बात सुनी जाए। ये तो काफी अच्छी बात है कि यूनियंस और एसोसिएशंस के लोग भी शामिल हैं। तो ये कमेटी मिलकर तय करती है कि पैसा कहाँ खर्च होगा? जी हाँ, इस कमेटी का मुख्य काम यही है कि वो साल भर का बजट बनाए कि भाई किस काम के लिए कितना पैसा रखा जाए और फिर साल भर में जो खर्चे होते हैं उनको मंजूरी दे। इसी तरह की एक मुख्य कमेटी जोनल लेवल या हेडक्वार्टर लेवल पर भी होती है, जिसके अध्यक्ष आमतौर पर डीआरएम या उनके बराबर के रैंक के अधिकारी होते हैं। और इन कमेटी के सदस्यों का कोई कार्यकाल भी होता है या ये हमेशा के लिए रहते हैं? नहीं, हमेशा के लिए नहीं। नियमों के मुताबिक इनका कार्यकाल आमतौर पर 1 साल का होता है। लेकिन हाँ, उन्हें दोबारा नामांकित या चुना जा सकता है। इससे क्या होता है कि नए लोगों को भी मौका मिलता रहता है और काम की निरंतरता भी बनी रहती है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि ये पैसा असल में बंटता कैसे है। आपने बताया कि 800 रुपए प्रति कर्मचारी का अनुदान है। क्या नियम ये भी बताते हैं कि इस 800 रुपए में से किस काम के लिए कितना पैसा इस्तेमाल होना चाहिए? कोई फिक्स्ड हिस्सा है क्या? हाँ बिल्कुल। नियम खासकर जो आरबी नंबर 15/722/2022 के तहत एक टेबल जारी हुई है, वो इस 800 रुपए के बंटवारे का काफी डिटेल में ब्यौरा देती है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि किस चीज को कितनी अहमियत दी गई है। अच्छा, जरा बताइए कुछ मुख्य चीजें क्या हैं जिन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? सबसे बड़ा हिस्सा या कहिए सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर दिया गया है, खासकर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है उस पर। इसमें जो बच्चे टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छी रकम की स्कॉलरशिप का प्रावधान है। नियम तो ये भी बताते हैं कि किस ग्रेड पे वाले कर्मचारी, जिसे अब लेवल कह सकते हैं साथ में पे कमीशन के हिसाब से, हाँ, लेवल। तो किस लेवल तक के कर्मचारी के बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग शर्तें भी हो सकती हैं। कुछ मामलों में ये 1500 रुपए प्रति माह तक भी जाती है। 1500 रुपए महीना, शिक्षा पर इतना जोर, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। और किन चीजों पर बड़ा आवंटन है? दूसरा बड़ा हिस्सा रखा गया है मुश्किल हालात में राहत पहुंचाने के लिए। जैसे कोई कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तो उनके परिवार को फौरन जो आर्थिक मदद दी जाती है उसके लिए। इसके लिए भी एक तय रकम प्रति कर्मचारी अलग रखी गई है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो एक खास वेतन लेवल तक हैं, जैसे लेवल 7 तक। अच्छा। और बाकी के जो थोड़े छोटे छोटे आवंटन हैं,
हाँ, फिर कई सारी और मदें हैं जिनके लिए रकम थोड़ी कम है, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे महिला महिला सशक्तिकरण से जुड़े काम, जैसे कोई सेमिनार कराना, वर्कशॉप कराना या बच्चों के लिए क्रैच चलाने में मदद करना, खेल कूद को बढ़ावा देना, स्काउट्स और गाइड्स की एक्टिविटीज के लिए, सिर्फ एलोपैथी ही नहीं बल्कि होम्योपैथी और दूसरी जो हमारी देसी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके जरिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं देना। कभी बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, ऐसी कुदरती आफतों में फौरन मदद पहुंचाने के लिए। जो दिव्यांग कर्मचारी हैं या उनके आश्रित हैं, उनके लिए खास सुविधाएं जुटाना, जैसे व्हीलचेयर हो गई या कोई और जरूरी उपकरण। खेलकूद के अलावा मनोरंजन के साधन, जैसे कोई हॉलिडे कैंप लगाना या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाना। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए जो रेलवे के क्लब या इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके रख रखाव में मदद करना। अरे वाह, ये लिस्ट तो काफी लंबी होती जा रही है। हाँ, और इसमें एक और बहुत जरूरी चीज हाल ही में जोड़ी गई है, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मेंटल वेलनेस, उसको बढ़ावा देने के लिए भी एक छोटा सा हिस्सा रखा गया है। इसमें शायद योग, ध्यान या काउंसलिंग जैसी चीजें आ सकती हैं। ये दिखाता है कि रेलवे अब मेंटल हेल्थ को भी गंभीरता से ले रहा है। और आखिर में एक मिसलेनियस यानी विविध कैटेगरी भी है, जिसमें बाकी बची खुची चीजें जैसे हॉलिडे होम्स या रेस्ट हाउसेस का रखरखाव वगैरह आ जाता है। ये पूरा बंटवारा सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कोशिश की गई है कि कर्मचारी के जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जो छूट गया हो। पढ़ाई, सेहत, शारीरिक और मानसिक दोनों, मनोरंजन, खेल, मुश्किल वक्त में सहारा और महिलाओं और दिव्यांगों जैसे खास समूहों की जरूरतें भी सब शामिल हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही हॉलिस्टिक, मतलब समग्र अप्रोच दिखाता है। एक और बात जो नियम साफ करते हैं वो ये कि ये सारी खर्चे जो हैं वो महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर साहब, जोन के हेड होते हैं, उनकी ओवरऑल निगरानी में होते हैं। और आमतौर पर कमेटी के कामकाज से जुड़े छोटे मोटे खर्चे जैसे स्टेशनरी का सामान, मीटिंग का चाय नाश्ता वगैरह, वो इस फंड से नहीं बल्कि रेलवे के जनरल रेवेन्यू से किए जाते हैं। मकसद यह है कि फंड का पैसा ज्यादा से ज्यादा सीधे वेलफेयर एक्टिविटीज पर ही खर्च हो। इतनी सारी गतिविधियां, इतना पैसा, इतने सारे लोग इसमें शामिल हैं, ऐसे में ये कैसे पक्का किया जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मतलब पारदर्शिता, जवाबदेही वो कैसे सुनिश्चित होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा कहीं और ही चला जाए? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और अच्छी बात यह है कि नियमों में इसके लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। पहली बात तो ये कि नियम साफ कहते हैं कि इस फंड का हिसाब किताब बिल्कुल अलग रखा जाएगा। पाई पाई का हिसाब, कहां से पैसा आया, कहां खर्च हुआ, कितना बचा है, सब कुछ लिखना अनिवार्य है। यहां तक कि अगर फंड का कुछ पैसा बैंक में रखा है और उस पर ब्याज मिला, तो उस ब्याज को अगले साल जो ग्रांट मिलनी है उसमें से कम कर दिया जाता है। उसे अलग से खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, ब्याज भी एडजस्ट हो जाता है? जी। दूसरी बात, इन खातों का हर साल ऑडिट कराना जरूरी है। जैसे किसी कंपनी का ऑडिट होता है, वैसे ही इस फंड का भी ऑडिट होता है। इससे पता चलता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। ऑडिट जरूरी है। तीसरी बात, हर साल कमेटी को अपनी सारी एक्टिविटीज की एक पूरी रिपोर्ट बनाकर सीनियर मैनेजमेंट को देनी होती है। इससे ऊपर वालों को पता रहता है कि पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ। और चौथी, एक बड़ा दिलचस्प नियम है झगड़ा सुलझाने का। मान लीजिए कमेटी के ज्यादातर सदस्य किसी खर्चे को मंजूरी देना चाहते हैं, लेकिन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जो कि एक सीनियर अफसर होते हैं, वो राजी नहीं है, तो क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा? तब वो मामला महाप्रबंधक या उनसे भी ऊंचे अधिकारी के पास भेजा जाता है आखिरी फैसले के लिए। तो ये एक तरह से चेक और बैलेंस का काम करता है कि कोई एक व्यक्ति अपनी मनमानी ना कर सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्टाफ बेनिफिट फंड भारतीय रेलवे के अंदर कर्मचारी कल्याण के लिए एक काफी सोची समझी, एक व्यवस्थित और एक जवाबदेह व्यवस्था नजर आती है, ऐसा लगता है। हाँ, अगर हम इसे समेटें तो मोटी मोटी बातें ये निकलती हैं। ये फंड मुख्य रूप से रेलवे की तरफ से मिलने वाले प्रति व्यक्ति अनुदान, जो अभी 800 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष है, और कुछ दूसरे स्रोतों से चलता है। इसे चलाने के लिए कमेटियां हैं जिनमें कर्मचारियों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये शिक्षा और मुश्किल वक्त में मदद पर खास जोर देता है, लेकिन साथ ही वेलफेयर एक्टिविटीज की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट को कवर करता है, और हर काम के लिए पैसा भी तय है। और सबसे जरूरी, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी इंतजाम है। अलग खाते, ऑडिट, रिपोर्टिंग और विवाद सुलझाने का तरीका भी। ये नियमों के आधार पर तो रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड की एक काफी साफ तस्वीर हमारे सामने आ गई है। ये दिखाता है कि कैसे इतना बड़ा संगठन अपने कर्मचारियों की देखभाल के लिए एक पूरा सिस्टम बनाता है, जो सिर्फ तनख्वाह देने तक ही सीमित नहीं है,
उससे कहीं आगे जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये सारी चर्चा जो है ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है कि ये नियम, ये ढांचा, ये पैसे का बंटवारा, ये सब कागज पर तो बहुत अच्छा और मजबूत लगता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन पर हकीकत में अलग अलग रेलवे डिवीजनों में इन पैसों का इस्तेमाल